बात दिल्ली पुलिस। देखिए, बीजेपी नेता तेजिंदर सिंह बग्गा को आखिरकार पंजाब पुलिस की हिरासत से निकाल लाई है। और आपको बताएं, आधी रात को गुरुग्राम में मजिस्ट्रेट के घर तेजिंदर बग्गा की पेशी हुई और उन्हें घर भेज दिया गया। बग्गा की वापसी पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जमकर जश्न मनाया। मेडिकल रिपोर्ट में बग्गा के शरीर पर चोट के भी निशान मिले हैं और बग्गा ने मजिस्ट्रेट को बताया कि हिरासत के दौरान उन्हें पीठ और कंधे में चोट आई है। मजिस्ट्रेट ने बग्गा की सुरक्षा के आदेश भी दिए हैं। तो ये बड़ी खबर, जिस तरह से कल हमने देखा कि 3 राज्यों की पुलिस का ये मामला बन गया, सियासी हाई वोल्टेज ड्रामा हमें देखने को मिला, क्योंकि पहले पंजाब पुलिस की टीम आती है दिल्ली बग्गा के घर। सुबह 8:30 बजे का वक्त था जब बग्गा को उठाकर लेकर जाया गया। वहीं उनके पिता को भी उनका आरोप था कि उनके चेहरे पर अटैक किया गया, उनको घूसा मारा गया। उसके बाद से दिल्ली पुलिस पहुंचती है कुरुक्षेत्र और कुरुक्षेत्र से वापस लेकर बग्गा को दिल्ली आई। तेजिंदर जी, सबसे पहले तो आपको बधाई हो, और अब आपकी घर वापसी हो चुकी है। सुबह से क्या कुछ हुआ था? देखिए, लगभग 8 बजे 8:30 बजे कुछ 2 पुलिसकर्मी अंदर है। उन्होंने कहा हम नोटिस देने आए हैं। और वो जब बैठे हुए थे, एक सिविल में था, एक वर्दी में थे, नोटिस देने आए थे। तो एक पुलिसकर्मी ने दरवाजा खोला और 15-16 पुलिसकर्मी अचानक अंदर आ गए। लगभग 40-50 लोग बाहर थे। मुझे 7-8 लोग पकड़ के मैंने कहा कि भैया क्या हुआ? कोई दिल्ली पुलिस का व्यक्ति नहीं था। तो मुझे वहां बाहर जाने, मैंने कहा उनको मुझे कम से कम टर्बन बांधने का मौका दो, पटका बांधने का मौका दो, चप्पल पहनने का मौका दो। उन्होंने वो भी मौका नहीं दिया और मुझे 7-8 व्यक्ति इस तरीके से लेके गए जैसे किसी आतंकवादी को लेके जाया जाता। किसी तरह के कोई डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे उन्होंने आपको? कुछ बताया था? कोई कुछ बताने का मौका ही नहीं दिया, सीधा उठाया और डाल दिया। क्या कुछ हुआ उसके बाद जब आपको कुरुक्षेत्र ले गए? वहां पर तीनों राज्यों की पुलिस पहुंची थी। हमने देखा कि दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी भी पहुंचे, वहां पर पंजाब पुलिस के आला अधिकारी भी पहुंचे और हरियाणा पुलिस के भी आला अधिकारी पहुंचे। देखिए, दिल्ली पुलिस के ने जो सूचित किया, क्योंकि उनके पास कोई सूचना नहीं थी, क्योंकि जो एक कानून की प्रक्रिया है कि लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, उस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। तो उन्होंने हरियाणा पुलिस को इन्फॉर्म किया। हरियाणा पुलिस ने जब उनको रोका और ये पूछा कि क्या आपने लोकल पुलिस को सूचित किया था, तो उन्होंने कोई भी वो प्रोड्यूस नहीं कर पाए डॉक्यूमेंट, जिसके कारण उनको वहां से जाना पड़ा। कुरुक्षेत्र में जब आप रुके थे इतनी देर के लिए, इतने समय के लिए, वहां पर क्या कुछ हुआ था? नहीं, वो उनके जो हरियाणा पुलिस थी और दिल्ली पुलिस उनसे यही कहती रही आप डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो, लेकिन वो कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने इलीगल अरेस्ट किया था, किसी पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया था, किसी एमएम के सामने पेश नहीं किया था। तो वो इलीगल डिटेंशन थी, इसलिए उनको वहां से जाना पड़ा। बग्गा जी, लगातार आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी आप पर, और पंजाब पुलिस की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि 5 बार समन्स इशू कर दिए थे। और आतिशी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि आप पर कई सारी एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। इस पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे? आपको बताता हूँ, सम्मन इशू नहीं हुए थे, 5 नोटिस दिए गए थे और 5 नोटिस का जवाब दिया गया था, जिसकी कॉपी मैं कल मीडिया को उपलब्ध करा दूंगा। आगे आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है? किस तरह से आप, कोर्ट के भी दरवाजे जो है खटखटाए जा चुके हैं और कोर्ट में भी सुनवाई इस वक्त जारी है। देखिए, लड़ाई कोर्ट और सड़क दोनों पर रहेगी। जब तक अरविंद केजरीवाल जी गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी करने वालों को जेल की सलाखों के पीछे नहीं डालते, जब तक अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने अपना ये कहा था कश्मीर की जो पंडितों का नरसंहार है वो झूठा है, जब तक माफी नहीं मांगते, हम उनसे लड़ाई लड़ते रहेंगे। और चाहे उसके लिए मेरे खिलाफ एक नहीं 100 एफआईआर करें। आपके साथ पुलिस ने वहां पर कुछ बदसलूकी की? आपके साथ कुछ हुआ? यहीं पे जब बदसलूकी की और जब गाड़ी में डाला, क्योंकि उनके पास शायद ऑर्डर था कि उसको वीडियो लाइव चलाने का, तो वहां बीच में तो उन्होंने नहीं की, बट घर के अंदर जो क्या किया? घर पे यहाँ पे मेरे को मारा पीटा, जिस तरीके से लेके गए, हम कोशिश कर रहे उसकी फुटेज भी, और जिस तरीके से वो भागने की कोशिश कर रहे थे। क्यों भाग रहे थे वो? शायद क्योंकि इलीगल डिटेंशन थी। मैं आपको बताता हूँ, जो पहला वो आता है नाका आता है, कौन सा? मुरथल वाले नाके पे जो बैरियर होता है, जो टोल का, वो टोल का बैरियर पे वो रुके नहीं और वो बैरियर उनके शीशे के ऊपर गिरा, वो शीशा टूट गया। वो भी हम कोशिश करें वो फुटेज निकले, ताकि पता लगे कि किस तरीके से पंजाब पुलिस भाग रही थी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने लाउडस्पीकर का मुद्दा उठाने वाले एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे पर करारा वार किया है। पवार ने कहा है कि कुछ लोग खुद बंद दरवाजों के पीछे आदेश देकर अपने कार्यकर्ताओं को केसेस में फंसा देते हैं। महाराष्ट्र में पुलिस के बंदोबस्त के चलते 4 मई को राज ठाकरे के लाउडस्पीकर आंदोलन कोई खास प्रभाव नहीं दिखा पाया। बड़ी संख्या में एमएनएस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, तड़ीपार कर दिया गया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की माने तो आज तक राज ठाकरे ने जो भी मुद्दे उठाए हैं वो किसी में सफल नहीं रहे, और यही हाल लाउडस्पीकर वाले मुद्दे का भी होने जा रहा है। याच व्यक्तींनी पत्रकार मित्रांनो आणि महाराष्ट्रातल्या जनतेहो मागे सांगितलेलं होतं टोल बंद करणार। आपल्याच पुणे मुंबईच्या टोल नाक्यावर गर्दी केली होती, सगळे कॅमेरे असे लावले होते, इकडून आला तिकडून आला, काही पुढे झालं नाही, काही पुढे झालं नाही। 2 दिवस का 1 दिवस तिथलं चाललं, ते सगळं
आंदोलनाचा भाग काही होत नाही. ह्या व्यक्तींनी आतापर्यंत जी जी आंदोलनं गेली ती आपल्या राज्याच्या नुकसानीची होती, समाजाच्या नुकसानीची झाली. टोलच्या संदर्भात जर उद्या टोल बंद झाले तर हे सगळे देशामध्ये नॅशनल हायवेची कामं चालली आहेत. नितीन गडकरी निक्षून सांगतात, गडकरी साहेब, हे टोल घेतल्यामुळेच हे सगळे हायवे झाले. आज एवढ्या मोठ्या प्रमाणात समृद्धी महामार्ग 45,000 कोटीचा चाललाय. वहीं पवार ने आरोप लगाया कि राज ठाकरे के हर आंदोलन से महाराष्ट्र को हमेशा नुकसान उठाना पड़ा है. अब लाउडस्पीकर वाले मुद्दे की वजह से पंढरपुर स्थित भगवान बिट्ठुल और शिरडी में साईं बाबा के मंदिर में सुबह की आरती नहीं हो पा रही. महाराष्ट्र सरकार जहां लाउडस्पीकर पर राज ठाकरे को घेर रही थी, वहीं हनुमान चालीसा के लिए जेल जाने वाले राणा दंपत्ति सरकार पर हमलावर हैं. अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा आज भी मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती थी. उनके पति और विधायक रवि राणा नवनीत से मिलने अस्पताल पहुंचे और जेल प्रशासन पर नवनीत की तबीयत को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया. राणा दंपति को मुंबई पुलिस ने राजद्रोह के केस में गिरफ्तार किया था. 12 दिन बाद ये जेल से बाहर आ पाए कि अब बीएमसी नोटिस लेकर इनके पीछे पड़ गई है और कह रही है राणा दंपति के खार स्थित घर में अवैध निर्माण हो रहा है, जिसकी उन्हें जांच करनी है. जो बिल्डिंग 15 साल पहले बनी है और 15 साल के बाद अभी अचानक नोटिस देके इस तरह से जो कार्रवाई हो रही है, मुझे लगता है द्वेष वाली कार्रवाई है, खुन्नस वाली कार्रवाई है. और जहां पे बीएमसी ने ही वो प्लान मंजूर किया, वो बिल्डिंग को 15 साल पहले मान्यता दी, जिनकी बीएमसी में सत्ता रही है वही प्रेशर लाके अभी नोटिस दिला रहे. तो मुझे लगता है एक खुनसी राजनीति चल रही है. महाराष्ट्र बीजेपी पूरी ताकत के साथ राणा दंपति के साथ खड़ी नजर आ रही है. शुक्रवार को महाराष्ट्र के गृहमंत्री दिलीप वसले पाटिल ने कहा कि केंद्र सरकार को लाउडस्पीकर पर पॉलिसी बनानी चाहिए. साथ ही उन्होंने कहा 4 मई के दिन शांति व्यवस्था बनाए रखने और सरकार को सहयोग करने के लिए हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों की तारीफ की. ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक. और इस बीच डीजल की महंगी कीमतों के असर से अब देश में ट्रांसपोर्ट का भी किराया बढ़ने लगा है. पिछले 3 महीनों में देश के 90% रूट्स पर ट्रांसपोर्टर्स ने माल भाड़ा बढ़ा दिया है. ऐसे में लोगों के घरों तक पहुंचने वाला हर सामान महंगा हो चुका है, बजट बिगड़ चुका है. डीजल के दाम बढ़ने के असर से अब ट्रांसपोर्ट महंगा होने लगा है. बीते 3 महीनों से अलग अलग रूट्स पर माल भाड़े में बढ़ोतरी हुई है. इसके असर से लोगों को सामान भी ज्यादा दाम पर मिल रहा है. यानी कार बाइक चलाने के लिए महंगे पेट्रोल सीएनजी के साथ ही डीजल की बढ़ती कीमतों ने घर के बजट पर भी अटैक करना शुरू कर दिया है. रेटिंग एजेंसी क्रिसल रिसर्च के मुताबिक डीजल के दाम बढ़ने के बाद ट्रांसपोर्ट ने इसका बोझ सीधा ग्राहकों पर डालते हुए माल भाड़ा बढ़ाना शुरू कर दिया है. क्रिसल रिसर्च की रिपोर्ट में कहा गया है कि फरवरी में 72 रूट्स पर माल भाड़ा बढ़ाया गया था. वहीं मार्च में 81 रूट्स पर ट्रांसपोर्ट महंगा किया गया, जबकि अप्रैल में देश के कुल 159 ट्रांसपोर्ट रूट्स में से 143 यानी 90% पर माल भाड़ा बढ़ाया गया. हालांकि इस दौरान ट्रकों का संचालन स्थिर रहा. माल भाड़ा बढ़ने से क्रिसल रिसर्च का पैन इंडिया फ्रेट इंडेक्स अब तक के उच्चतम स्तर 129 पर पहुंच गया है. अक्टूबर 2020 के बेस स्तर से ये 29 अंक ज्यादा है. रिपोर्ट के मुताबिक माल भाड़े में बढ़ोतरी के बावजूद ट्रांसपोर्ट में फ्री कैश फ्लो में 200 आधार अंकों की कमी आई है. महंगाई के असर से तकरीबन सभी कमोडिटीज में माल भाड़े में बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन तेजी से बिकने वाले सामान यानी एफएमसीजी, खुले सामान और खनिज के माल भाड़े में दोहरे अंकों में बढ़ोतरी देखने को मिली, जबकि पेट्रोलियम, स्टील और कपड़ों में ये सिंगल डिजिट में रही. अब देखना यही है कि कितनी जल्दी इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम घटने शुरू होते हैं, जिससे दुनिया भर में महंगाई का कहर कंट्रोल करने में मदद मिलेगी. ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक. दिल्ली पुलिस भारतीय जनता पार्टी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को आखिरकार पंजाब पुलिस की हिरासत से निकाल लाई है और दिल्ली पहुंचा गई है. आधी रात को गुरुग्राम में मजिस्ट्रेट के घर तेजिंदर बग्गा की पेशी हुई और उन्हें घर भेज दिया गया. बग्गा की वापसी पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जमकर जश्न मनाया. मेडिकल रिपोर्ट में बग्गा के शरीर पर चोट के कुछ निशान भी मिले हैं और बग्गा ने मजिस्ट्रेट को बताया है कि हिरासत के दौरान उन्हें पीठ और कंधे में चोट आई है. मजिस्ट्रेट ने बग्गा की सुरक्षा के आदेश भी दिए हैं. तो यह बड़ी खबर
क्योंकि आधी रात को पेशी हुई है और घर भेजे गए हैं अब बग्गा। ये 4 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पंजाब पुलिस ने पहले तो गिरफ्तार किया उनके घर जाकर, यानी कि दिल्ली आकर, और आधी रात को कोर्ट में पेशी हुई और दिल्ली लौट चुके बग्गा। उसके बाद परिवार में जश्न, पार्टी कार्यकर्ताओं में जश्न और मिठाई बांटी गई। और निश्चित तौर पर ये 4 तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे और बात अब करेंगे असदुद्दीन ओवैसी की, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने दक्षिण भारत में तेलंगाना इन दिनों देखिए आप राजनीतिक हलचल का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी वहां लगातार रैली कर रही है। अब राहुल गांधी भी तेलंगाना पहुंच रहे हैं, रुक कर रहे हैं। सामने चुनाव है और तेलंगाना के इन हलचलों के बीच शुक्रवार को AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में ईद मिलन कार्यक्रम आयोजित किया। अब वैसे तो यह कार्यक्रम मजहबी था, लेकिन इसमें ओवैसी ने हैदराबाद से लेकर मध्य प्रदेश और बिहार से लेकर दिल्ली तक की सियासत की बात कर डाली। ओवैसी ने देश भर के मुसलमानों के लिए अपना अलग मंत्र दिया। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं कि ओवैसी ने क्या क्या कहा है। तेलंगाना का सियासी तापमान चढ़ने लगा है। चुनाव अभी 6 महीने दूर है, लेकिन गर्माहट अभी से दिखने लगी है। एक दिन पहले महबूब नगर में बीजेपी की रैली होती है। अध्यक्ष JP नड्डा की रैली में हजारों की भीड़ उमड़ती है। और एक दिन बाद वारंगल में राहुल गांधी कांग्रेस की विशाल रैली कराते हैं। तेलंगाना में विरोधी दलों की बढ़ती ताकत और आम जनता के रुझान देखकर हैदराबादी नेता असदुद्दीन ओवैसी अभी से अपना पॉलिटिकल रोड मैप तैयार करने में जुट गए हैं। याद रखिए कि जब तक आप सियासी तौर पर अपने नुमाइंदों को कामयाब नहीं करेंगे, ना ये नाइंसाफी का दौर खत्म होगा। ये जो नफरत का तूफान हमारे सामने खड़ा है, ये जो बर्बादी के बादल हमारे सरों पर मंडला रहे हैं, जो लोग आज हमारे खून के प्यासे बन चुके हैं, जो हमको आईन में, संविधान में जो हुकूक दिए गए हैं, उन हुकूक को हमसे छीनना चाहते हैं। जो शरीयत हमको संविधान में इजाजत दी गई कि आईन की दफा 29 के तहत मुझे अपनी तहजीब और तमद्दुन की गारंटी दी गई, एक एब्सोल्यूट राइट दिया गया, वो हमसे छीनना चाहते हैं। हैदराबाद में ये मौका यूं तो ईद मिलन का था, जिसमें महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक के MIM नेता बुलाए गए थे। लेकिन ओवैसी के दिमाग में हैदराबाद घूम रहा था और जुबान पर हिंदुस्तान की सियासत में वजूद बनाने का फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला था मजहब का, जिसमें ओवैसी मुसलमानों को पीड़ित और सरकार को जालिम करार देते रहे। उत्तर प्रदेश में आज 100 साल से पुराना जामिअतुल अशरफिया मदरसे में 50 साल पुरानी एक इमारत को बुलडोजर से डिमोलिश कर दिया गया, मुनहदिम कर दिया गया। वहां का मुकाम रुकने असेंबली समाजवादी पार्टी का है, एक बयान तक नहीं देता। घर की हिफाजत या तो कुत्ता करता है या चपरासी करता है। तो कम से कम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इन दोनों में से एक तो बना लो आप। यूं तो ओवैसी को तेलंगाना में करीब 3% वोटर पसंद करते हैं, 7 सीटें भी हैं, लेकिन ओवैसी हैदराबाद से पूरे देश तक फैलने का सपना देखते हैं, और शायद वो भी मजहबी बुनियाद पर। इसीलिए ओवैसी कभी दिल्ली के जहांगीरपुरी में अवैध बस्तियों पर नगर निगम के बुलडोजर को अत्याचार बताते हैं, तो कभी अवैध मदरसों पर हुई कार्रवाई को। जहांगीरपुरी दिल्ली में दिल्ली का बीजेपी का सदर खत लिखता है कि फुला फुला लोग पत्थर फेंक रहे थे, इनके घर को तोड़ दिया जाए। दूसरे दिन बुलडोजर पहुंच जाता है। कहां गए वो लोग? कोई नजर नहीं आया जहांगीरपुरी में।
ओवैसी वैसे तो केंद्र सरकार को डेमोक्रेसी का मतलब समझाने से नहीं चूकते, लेकिन इनकी डेमोक्रेसी इनके मजहबी रिश्तों से आगे बढ़ती नजर नहीं आती। ओवैसी सरकार पर मुसलमानों के दमनकारी तरीके अपनाने का आरोप भी लगाते हैं। मेरा कल्चर, मेरा हिजाब, मेरी नमाज, मेरी दाढ़ी, मेरी शादी, मेरा तलाक आर्टिकल 29 का हिस्सा है। और फिर संविधान के आइन के पार्ट 4 में क्या कहा गया कि दौलत पूरे मुल्क में बराबर बांटी जाए। इतना ही नहीं, ओवैसी ने ईद मिलाद के कार्यक्रम में केंद्र सरकार को हर मोर्चे पर नाकाम रहने के आरोप भी लगाए और साथ ही साथ कोरोना के दौरान हुई मौतों को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों का भी जिक्र किया। WHO ने अब फिगर दिया है कि मुल्क में कोविड की पहली और दूसरी वेव में 40 लाख लोग मरे हैं। आप मेरे से पूछो, अगर मैं आपसे एक सवाल करूंगा, यहां पर जितने लोग बैठे हैं, आपके पड़ोस में अगर 4 घर हैं, उसमें से क्या हर घर में कोरोना की मौत नहीं हुई? कब्रिस्ताना भर गए, शमशान घाट में जलाने के लिए गाड़ियां ठहरती थी, मगर देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं नहीं 40 लाख नहीं, सिर्फ 4 लाख चिल्लर मरे। घंटे भर से ज्यादा वक्त तक ओवैसी ने न सिर्फ केंद्र सरकार पर सवाल उठाए, बल्कि राजस्थान की घटना के लिए कांग्रेस की सरकार पर भी नजरअंदाजी का आरोप लगाया। ओवैसी के इन बयानों से तो यही राजनीतिक संकेत मिलते हैं कि तेलंगाना में इस बार कड़ी चुनावी टक्कर होने वाली है। आज तक ब्यूरो। देश में बढ़ती धार्मिक असहिष्णुता के मसले पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर बड़े आरोप लगाए हैं। ओवैसी ने मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचार को लेकर आवाज नहीं उठाने की शिकायत करते हुए तेलंगाना में आश्रिन के पति की हत्या के मुद्दे पर भी बयान दिया। ओवैसी ने कहा कि वो आश्रिन के पति नागराज की हत्या की निंदा करते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री मुसलमानों की हत्या पर चुप क्यों रहते हैं। हैदराबाद के सरूर नगर में दरिंदों ने दलित युवक की इसीलिए हत्या कर दी क्योंकि उसने सैयद आशरीन सुल्ताना से शादी कर ली थी। बीच सड़क पर सैयद मोबीन अहमद और मोहम्मद मसूद अहमद नागराज की हत्या कर रहे थे और भीड़ चश्मदीद थी। हैवानियत की ये खबर पूरी दुनिया में फैल गई। हैदराबाद से लेकर दिल्ली तक सियासी स्कोरिंग भी हो गई, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की जुबान से एक हरफ नहीं निकला। जिस ओवैसी को पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ मुसलमानों पर अत्याचार दिखाई देता है, जो लोकतंत्र और समान अधिकार की बात करता है, उस ओवैसी ने हैदराबाद के सरूर नगर की दरिंदगी पर चुप्पी साध ली। और जब ईद मिलन समारोह में ओवैसी केंद्र सरकार पर ताबड़तोड़ प्रहार कर रहे थे, तब उन्हें याद आया कि हैदराबाद में मजहब के नाम पर भी हत्या की गई। ओवैसी बोलना, मैं वजीर आजम हूं, मगर नहीं, वजीर आजम से नहीं पूछेंगे। हर चीज हमारे पास, इन्हों क्या बोले, इन्हों क्यों नहीं बोले, इन्हों क्यों नहीं उठे, इन्हों क्यों नहीं बैठे। मैं खुलकर कह रहा हूं, वो जो वाकया सरूनगर में हुआ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसकी मजम्मत करती है, कंडेम करती है। हम उसका कंडेम करते हैं। इस लड़की ने अपने पसंद से शादी की, कानूनन उसको इजाजत है, कानूनन उसको इजाजत है, उसने शादी कर ली। तो उनके भाई को ये कोई जवाज उनके पास नहीं है कि वो जाकर उस बच्ची के शौहर का कत्ल करे। सरूर नगर में एक सिरफिरे मजहबी कट्टरपंथी ने एक दलित युवक को बेरहमी से मार डाला। उसके लिए ओवैसी ने निंदा जाहिर कर दी, लेकिन उसके साथ ही बीजेपी पर हमले का मौका भी नहीं छोड़ा। का नाम है डिंडोरी, मध्य प्रदेश में। साक्षी और आसिफ दोनों अपने पसंद से शादी कर लिए।
आपको मालूम क्या हुआ? बीजेपी की हुकूमत ने कहा कि तू साक्षी से शादी करेगा, जाके उसके बाप का घर तोड़ दिए, उसकी दुकान को तोड़ दिए। अखलाक को मारने वालों पर आपने उनकी गुलपोशी की। रगबर को मारा गया तो आप वो निकले सजाए मौत के बाद, तो आपके मिनिस्टर ने फूल का हार पहनाया बीजेपी के लोगों ने। वैसे ओवैसी ने इसी कार्यक्रम में कहा था कि दिल्ली में पीएम आवास से चंद मिनटों के फासले पर जहांगीरपुरी में बुलडोजर चल रहा था और वहां कोई नहीं गया। लेकिन हैदराबाद के सरूर नगर में जहां सरेआम हत्या हुई है, वहां से ओवैसी का घर 10 किलोमीटर की दूरी पर नहीं है। ओवैसी ने मारे गए नागराज के घर वालों को छोड़िए, नागराज की पत्नी आशरीन तक को सांत्वना देना गवारा नहीं समझा, बल्कि ओवैसी ये कहते हुए जरूर सुने गए कि पुराने हैदराबाद में घुसना मत। और जो लोग बोल रहे ओल्ड सिटी में, पाता बस्ती में, ये अरे पाता बस्ती क्या क्या कर रहा है भाई? बड़े आके चले गए, कुछ नहीं कर सके। इन्हों हमारे को बोल रहे पाता बस्ती में वो करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। आओ मुकाबला करो, देखेंगे क्या करते तुम। बात करेगी पाता बस्ती, ओल्ड सिटी। ये ओल्ड सिटी में बहादुर लोग रहते। एक जुबान धमकी और दूसरी जुबान विक्टिम कार्ड। ओवैसी बंधुओं की सियासत का ये पुराना ढर्रा रहा है। फिर भी ओवैसी को उम्मीद है कि हिंदुस्तान में मजहब की बुनियाद पर वो सियासी रसूख हासिल कर पाएंगे और इसी जोड़तोड़ में ओवैसी ईद मिलाद के मौके पर भी सियासी आरोप प्रत्यारोप करते नजर आए। आज तक ब्यूरो।